नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, जिनको भी CHSL का एग्ज़ाम देना है, जो कल से स्टार्ट हो रही है, CGL की मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, MTS का एग्ज़ाम देना है, इन सभी के लिए जो है ये सीरीज काफ़ी लाभप्रद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको WhatsApp पे मैसेज करना है, लिंक क्लिक करके आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? Which of the following इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? यानी 2026 में जो T20 फॉर्मेट वाली महिला का वर्ल्ड कप होगा, ये किस कंट्री में होगा, है ना? तो ये आपका इंग्लैंड में होने वाला है। ठीक है। जो नेक्स्ट एडिशन होगा 2024 में, चूंकि 2023 में अभी संपन्न हुआ है, तो आगामी 2024 में होने वाला है। तो ये आपका बांग्लादेश में होने वाला है T20 महिला वर्ल्ड कप 2024। और 2026 में कहाँ होगा? तो इंग्लैंड के अंदर होगा। T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। और रनर्स अप कौन रहे हैं? तो साउथ अफ्रीका उपविजेता रहे हैं। ठीक है, जहाँ होस्ट हुआ था वही उपविजेता है। और विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये कैमा पदक था, तो आप बताएंगे जी। ये 6 टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया T20 वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है इनके विजेता बने हैं। ये छठा इनका टाइटल था। इनके अलावा ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ये बता ही दिया। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? आजकल शुरुआती एडिशन जो है ना, फर्स्ट एडिशन जो है ना, ये काफ़ी एग्जाम में तैर रहे हैं, खास करके बड़े बड़े गेम से, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। मैंने विंटर वर्ल्ड, शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा, ये सब का बता दिया हूँ, हाल फिलहाल के भी और प्रथम एडिशन के भी। तो आगे का काम आपका बन जाता है। तो T20 वुमेन वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी, ये 2009 में हुई थी, इंग्लैंड के अंदर ही हुई थी। और प्रथम विजेता भी इंग्लैंड ही रहे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और उपविजेता न्यूजीलैंड रहे थे, जो प्रथम एडिशन हुआ था 2009 के अंदर। T20 ICC वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल में भारत एक ही बार पहुंचा है 2020 के अंदर, और अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीत पाया है। भाई, फाइनल में एक के बार पहुंचा और जीते भी नहीं, है ना? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ICC अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? अपना प्यारा भारत। और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये कैमा एडिशन है, तो ये फर्स्ट एडिशन था, पहली बार ही इस खेल का आयोजन कराया गया था ICC अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का। और पहले ही विजेता कौन बने हैं? भारत। ठीक है, किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो ये सभी बातें को ध्यान रखेंगे। और ICC 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होने वाला है, मेंस वाला, ये इंडिया में होने वाला है 2023 के अंदर। मजा आएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? द इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1651 ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? तो किस नदी के जो है बैंक्स पे आपका जो है स्थापित किया गया था 1651 के अंदर अंग्रेज की फैक्ट्री? तो ये हुगली नदी। हुगली नदी का जो है बेसिक मतलब जो धारा है, ये कौन सा है? तो गंगा का ही एक पार्ट है हुगली, है ना? आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा 2 भागों में बट जाती है। एक तो आपका ये वाला बांग्लादेश चला जाता है ना? और ये आपका WB पश्चिम बंगाल में ही रहता है, तो इसे हम हुगली कहते हैं। और इसे हम बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहते हैं। और गंगा 2 धारा से मिलकर बना भी होता है उत्तराखंड के अंदर, अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों नदियों का मिलन कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम गंगा कहते हैं। और फिर बिछड़ने से पहले, इंडिया से निकलने से पहले, ये पुनः 2 भागों में बट जाती है। इतनी जानकारी तो आपको है ही, क्योंकि गंगा नदी तंत्र में 2 मिनट में आपको समझा ही चुका है, सभी सहायक नदी तंत्रों के साथ और सभी राज्यों में गमन के साथ। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में। उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड के महारानी जो कौन जो है इस अधिकार पत्र पे जो है प्रदान किया था या सिग्नेचर किया था, तो आप बताएंगे रानी एलिजाबेथ प्रथम जो है 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो अधिकार पत्र पे जो सिग्नेचर है या हस्तांतरण है, ये कौन किए भाई? तो आपका एलिजाबेथ प्रथम। और कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे इंडिया में? तो अकबर थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुआ था। और ये 1556 से लगातार 1605 ईस्वी तक जो है मृत्यु तक शासक रहे थे मुगल वंश के, जो मुगल वंश के तृतीय शासक हुए थे हुमायूं के बाद। अगला जो फैक्ट है, अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में जहांगीर के समय खोली। देखिए, इस समय सिर्फ परमिशन मिला था, ये नहीं कि आज ही खोल दिया 1608 में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट होते होते 1613-14 तक जो है समय लग गया था, लेकिन माना जाएगा 1608 ही, है ना? तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कैसा ऑप्शन आता है। लेकिन 1608 में जो है फैक्ट्री खोलने पे बहस हो गई थी जहांगीर के समय, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा पूर्वी भारत में अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे खोला था? तो उड़ीसा के अंदर 1633 ईस्वी में जो है पूर्वी भारत में अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री खोला था। एक एक फैक्ट ध्यान में रखेंगे, नोट जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इसमें काम नहीं आएगा। आप जितने भी एग्जाम देंगे, भगवान करे आप ज़्यादा एग्जाम ना दे, आप सेटल हो जाए, लेकिन जो भी एग्जाम आप देंगे वहाँ हर जगह आपको ये फैक्ट काम आएगी, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। भारत में पहले पुर्तगाली जो आए थे वो कौन थे भैया? वास्को डी गामा। इसे ही भारत के खोज का जो है श्रेय दिया जाता है ना। 1498 ईस्वी में ये 20 मई को पहुंचे थे, कभी कभी तारीख भी पूछ देता है, तो 20 मई 1458 को ये भारत आए थे कालीकट के तट पे, जिसे वर्तमान में कोझीकट कहा जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा सेकेंड बार भी भारत आए, वो कब आए भाई? 1502 ईस्वी में। और मंसूबा क्या था? तो ये आप सभी जानते हैं भाई, व्यापार था, यहाँ से जो है इनको इनकम चाहिए था, बात खत्म। इनके अलावा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आए? तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेरा आए थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चले नहीं। फिर क्या हुआ? 1509 में अलबुर्क बन गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था? तो कोचीन के अंदर लगाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? हॉकिंस, है ना, कैप्टन हॉकिंस कहते हैं इसे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत था। और कहाँ पे गया था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कहेगा तो टॉमस स्मिथ, लेकिन इसी लैंग्वेज को अगर मैं चेंज कर दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल का, तब बात गड़बड़ा जाएगा। देखिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो संस्था बना, उनका प्रथम जो गवर्नर कहिए या फिर चीफ कहिए, ये टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। ठीक है, बार्डीवास की लड़ाई आपको याद होगा 1760 ईस्वी में हुआ था। यह एक निर्णायक लड़ाई थी इंडिया में हुकूमत करने के लिहाज से। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और आपका फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। इसमें लगभग पूर्णतः किसकी सत्ता समाप्त हो गई? फ्रांसीसी की सत्ता लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है? इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फाउंड? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है आपको दिया गया है ऑप्शन बालू, कली चूना, बुझा हुआ चूना, नमक। तो इनमें आपको किसमें मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, बालू। बालू में आपको जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। इनके अलावा इन सभी का फार्मूला भी नीचे मैं फॉर्मुलेट कर दिया हूं, जो आपको काम आएगी जी, है ना। कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कली चूना को जिंदा चूना या फिर लाइव चूना भी कहते हैं, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्विक लाइम भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में, ना, क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा बुझा हुआ चूना या मरा हुआ चूना, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल ट्वाइस होता है। इसके अलावा नमक, नमक सभी जानते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर लिखना है तो MgCl, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, इनके अलावा SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इसके बालू को कहते हैं भाई, बालू में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, रेत में। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जब हवा के द्वारा बालू के छोटे छोटे कण को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जाया जाता है और जो ढेर बन जाता है उसे क्या कहते हैं? या तो लोयस कहते हैं, और जो छोटे छोटे छिटफुट ढंग से बन जाता है इसी प्रकार का ढेर, इसे टिब्बा कहते हैं या बालू का स्तूप कहते हैं, जो हवा के कारण होती है। इसके अलावा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं। उसी प्रकार से वॉशिंग सोडा को Na2CO3 10H2O लिखा जाता है, और इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसमें से सिर्फ बाई हट जाता है, बाद बाकी सेम ही जो है नाम है रासायनिक इन दोनों का। इनके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, CaOCl2 का हॉल ट्वाइस। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी की? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट होस्टेड द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? तो भैया ये गोवा ने किया था। गोवा में आए दिन जो है अच्छे अच्छे चीज़ों की बैठक होती रहती है। गोवा भले ही अपने अस्तित्व में छोटा हो, लेकिन बड़े काम का है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया है। देखिए, इसे VVI पॉइंट कर लीजिएगा। अधिकांश बच्चा जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भू स्थानिक
स्थानिक देखेंगे तो मार देंगे विदेश के धरती का आंसर, लेकिन ये हुआ है आपका कहाँ पे, हैदराबाद में। हैदराबाद और किस लिए आप जानते हैं, तो हम जानते हैं भाई चार मीनार के लिए। और किस लिए जानते हैं हैदराबाद को, तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के लिए, जो रामानुजाचार्य का बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है। इनके अलावा हैदराबाद किस नदी के किनारे हैं भाई, तो मूसी नदी के किनारे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हैदराबाद में इरडाई का मुख्यालय है। इरडाई समझते हैं ना, बीमा क्षेत्र में काम करता है इरडाई, 1999 में स्थापित हुआ था, तो ये आपका कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर ही है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आपके हैदराबाद के अंदर ही है। इसके अलावा वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपका गोवा में होने वाला है। 2024 का भी हो चुका है, लेकिन ये उत्तराखंड, लेकिन अभी विवादास्पद है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इनके अलावा गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी है तथा सभी तटीय राज्यों में सबसे कम तटरेखा की लंबाई जो है गोवा का है। सबसे बड़ा तटरेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो गुजरात की है, और गुजरात की जो भी आकर्षण का केंद्र है उसको बारे में आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मोदी साहब गुजरात से बिलोंग करते, मतलब गुजरात के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वहाँ से बिलोंग भी करते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि भाई मोढेरा कहाँ है, पालीताना कहाँ है ना, जैन मंदिर कहाँ है, कच्छ कहाँ है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है ना, एकता नगर कहाँ है, ये सभी के सभी आपके गुजरात से आ जाते हैं। धौलावीरा कहाँ है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोवा का प्रमुख जो त्यौहार है ये तरंगमेल है, सिमगो है जो गोवा में होली के जैसा फेस्टिवल है, सोओ जोजो है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपके गोवा में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोवा में कौन सी भाषा, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है ना, कोंकण तट भी है और गोकनी भाषा भी बोली जाती है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टराइज ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो भैया ये जो है आंसर एक लफ्ज में देना सही नहीं रहेगा, इसीलिए इनकी विशेषता समझ लीजिए। सबसे पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार क्या होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कंपटीशन कहा जाता है भाई बाजार को, है ना। तो भाई जहां पे बहुत सारे विक्रेता भी हो और बहुत सारे क्रेता भी हो, बहुत सारे बेचने वाले भी हो और बहुत सारे खरीदने वाले भी हो, तो इसे पूर्णतः कॉम्पिटिटिव बाजार कहा जाता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। तो इस बाजार की एक विशेषता तो ये हो गई कि यहाँ में जो है क्रेता भी अधिक होता है और विक्रेता भी अधिक होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जानकारी पूर्ण होती है ना भाई, बहुत सारे विक्रेता बहुत सारे क्रेता होता है, तो कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं होता है लगभग। इनके अलावा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तुओं का भाव लगभग समान रहता है, ये नहीं कि अचानक से एक आदमी 200 रुपये प्याज बेच रहा है और एक आदमी 60 रुपये बेच रहा है, तो इनको जो है बिकेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है मिला जुला के लगभग दाम जो है लगभग सेम रहता है, समान रहता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्रेताओं के हित होती है, जैसे आप सामान खरीदने जाएंगे और बहुत सारे लोग जो है एक चीज बेच रहे हैं तो आपको जो है फायदा हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 किलो टमाटर है और खरीदने वाले 1000 है, तो हो सकता है कि टमाटर का दाम 2000 रुपये किलो हो जाए, है ना। तो ये जो है छोटका बाजार का विशेषता है। और बड़का बाजार जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला है वहाँ पे दामें जब एक समान रहते हैं तो ये सबसे जो है क्रेता के हित में जो है बात होती है, ठीक है। इसके अलावा किसी वस्तु के मूल्य घटने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, यह हमारा मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की मूल्य घटती है तो मांग उसकी बढ़ जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि IBM 260 निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो चूंकि जो है CHSL के लिहाज से मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को आजकल प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इसमें जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। IBM 260 बिलोंग्स टू व्हिच द फ्लोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं आपके IBM 260। देखिए IBM का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। IBM का होता है जी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एप्पल सेकेंड, ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये चतुर्थ जनरेशन यानी 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वहीं सुपर कंप्यूटर का अगर आप पिता कहोगे तो सैमुअल क्रे को कहा जाता है, और भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर को कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा प्रथम जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसमें किसका जो है प्रयोग किया गया था, तो निर्वात का वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। पहले जो प्रथम जनरेशन में कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी लेकिन काम के मामले में इससे कम होता था और उसमें निर्वात की जो है प्रयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर को थोड़ा छोटा बनाया गया और इसमें इस्तेमाल किया गया किसका, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक भी
आपसे पूछ देता है तो शॉकले और बार्डिन है, ठीक है। शॉकले और बार्डिन जो है ये ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। अब ऐसा नहीं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये नया चीज जोड़ा गया, उन्हीं का नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ और यही चीज आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई थर्ड वाले में क्या नया आया, तो आईसी चिप आया। आईसी चिप के आविष्कारक भी आपसे पूछ देता है तो जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। आईसी चिप का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके अलावा आईसी चिप जो है जनरली किससे बनते हैं तो सिलिकॉन से बनते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा चतुर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में मैक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, एमपी का जो है आपका इस्तेमाल किया गया है। अब डिपेंड करता है, जैसे आपने मैक्रो प्रोसेसर का जो है अनुभव किया भी होगा, जैसे फेसबुक में आप एक ही चीज बार बार लिखो, जैसे किसी को रोज गुड नाइट लिखते हो तो जैसे ही उसका अकाउंट निकालोगे और गुड जैसे ही लिखोगे नाइट अपने आप आ जाएगा। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो 5वीं जनरेशन में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो अभी जो 5वीं जनरेशन, अभी जो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है तो 4th प्लस 5th जो है कंबाइंड रूप से चल रही है। तो जो 5th जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, जो आपके आजकल व्हाट्सअप फेसबुक इस सब में आपको दिख जाता है। जैसे आप कीबोर्ड निकालेंगे अगला वर्ड उन्हें खुद पता होता है कि ये आदमी जो है यही चीज़ लिखता है, ठीक है। इनके अलावा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था तो परम 8000 था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब जो कुछ हमारी संस्था है जो आईआईटी वगैरह हैं जो टॉप लेवल की संस्था है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर प्रोवाइड कराया गया है, तो इनसे क्वेश्चन आ रहे थे पिछले साल, तो मैंने यहाँ पर रख लिया है। आईआईटी मद्रास में बिरगो कंप्यूटर जो लगाया गया है, आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति लगाया गया है, आईआईटी रुड़की में परम गंगा लगाया गया है, आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। सुपर कंप्यूटर की देखरेख भारत में सीडेक संस्था करती है, जिनका मुख्यालय कहाँ पे है, पूना के अंदर है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अखाम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के अहम योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अखाम लक्ष्मी देवी वाज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो भैया ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, अखाम लक्ष्मी देवी। मैंने जो है नृत्य का कुछ ट्रिक आपको बता दिया है, जहां से आपको क्लासिकल जो नृत्य है वहां की कैरेक्टर चुनने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर भी मैं चर्चा कर दूंगा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए। गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, झावेरी बहन, कलावती देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य से संबंधित। देखिए मैं कैसे कैटेगराइज कर देता हूँ इसको, जो सिंह सरनेम है ना उसे आपको जो है मणिपुरी नृत्य के पास ले जाना है, सिंह सरनेम को मणिपुरी नृत्य के साथ ले जाना है। रेड्डी सरनेम को जो है आपको कुचिपुड़ी नृत्य के साथ ले जाना है। इसके अलावा अगर आपको महाराज सरनेम है तो आप जो है कथक के साथ जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो 3-4 देवी है इनको जरूर ध्यान रखना है, 3-4 देवी भी अलग से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये देवी कौन कौन से, ये तो थोड़ा बहुत क्लू हो गया कि आपको किस नृत्य में पहुंच जाना है। एक तो मैंने कथक का बताया, मणिपुरी का बताया और कुचिपुड़ी का बताया, ठीक है। इनके अलावा जो आपका सितारा देवी है इनको ध्यान रखना है, ये कथक से है। कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर ये तीनों महिलाएं और झावेरी बहन, ये 3 महिलाएं, झावेरी बहन भी है, नयना, दर्शना, सुवर्णा इस प्रकार से नाम है। तो ये सभी के सभी मणिपुरी में चले जाएंगे। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी ये सभी जो चले जाएंगे कुचिपुड़ी के साथ चले जाएंगे, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक रुक्मिणी देवी है जो भरतनाट्यम में है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। और एक आपका अन्नपूर्णा देवी है जो आपका सुरबहार प्ले करती है, ये प्लेयर है अन्नपूर्णा देवी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सुरबहार बजाती थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सत्रिया नृत्य कहाँ का भाई, असम का है। इनके संचालन करता ही खाली पूछा जाता है, तो वैष्णव संत शंकर देव किए थे। और ये किस आंदोलन से प्रेरित है तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी बता दिया, वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, पद्मना सुब्रमण्यम ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। एक और लिख लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, नर्तकी नटराज, बिकॉज ये ट्रांसजेंडर होने के बावजूद जो है भरतनाट्यम के अंदर पदक जीती हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह ओडिसी भी कर लेती है, ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, तो यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत जो है हेनरी बीबियन डिराजियो किया था। इस प्रकार से इनका बीबियन नाम है, जैसे आपने बीबियन रिचर्ड्स का नाम सुना होगा जब वेस्ट इंडीज के भूतपूर्व क्रिकेटर थे, तो इसी प्रकार से इनका भी नाम है बीबियन। ये
पुर्तगाली थे, लेकिन भारत में रह के जो है पढ़ाने का यानी टीचिंग जो है इनका पेशा था भारत के अंदर। तो इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की जो है शुरुआत करी थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कौन करे थे? तो स्वामी विवेकानंद महाराज। ये 1897 में किए थे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कौन जो है इनसे जुड़े रहे? तो एनी बेसेंट। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सीधे सीधे पूछा जाता है कि संस्थापक कौन है, तो आपका जो है मैडम ब्लावत्स्की, इस प्रकार से नाम है, ब्लावत्स्की और अलकाट, है ना। ब्लावत्स्की और अलकाट जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के ओरिजिनल फाउंडर हैं, लेकिन भारत के अंदर आपका एनी बेसेंट। इनके अलावा भारतीय सेवक समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब इनसे जुड़े रहे थे। बाद बाकी मैंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, है ना, देव समाज, इसके अलावा वेद समाज, इसके अलावा सत्यशोधक समाज, ये सभी के बारे में मैं आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड करा दिया हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में कुल कितने खेल शामिल थे? हाउ मेनी स्पोर्ट्स वेयर इंक्लूडेड इन 36th नेशनल गेम 2022? तो भैया जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए उसमें जो है 36 खेल भी शामिल थे। एक सेकेंड, गला बैठ रहा है भाई। हाँ, तो 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे? तो 36 खेल भी शामिल थे। याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है, कोई झंझटमारी नहीं, सीधे 36वां राष्ट्रीय खेल और 36 खेल शामिल थे। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कितने शहरों में हुए थे? तो गुजरात के 6 सिटी में कराए गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 6 शहरों में। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में हुआ है, जो 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए। तो इन दोनों चीज़ को अलग अलग जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ उनमें विजेता किसे घोषित किया गया था? तो सर्विसेज टीम को, क्योंकि इनके पास जो है गोल्ड सबसे अधिक था। इनके अलावा सबसे अधिक ओवरऑल पदक कौन जीते थे? तो महाराष्ट्र जीते थे। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? सावाज। सावाज का मतलब शेर का बच्चा। आपके पास पदक तालिका, जो पदक तालिका है वो दिख रहे होंगे। सर्विसेज को जो है विजेता घोषित किया गया, 61 गोल्ड है इनके पास, और महाराष्ट्र के पास मात्र 39 गोल्ड है। लेकिन ओवरऑल पदक में देखिए तो सर्विसेज के पास मात्र 128 है और महाराष्ट्र के पास 140 पदक हैं। तो आप समझ गए, विजेता भले ही सर्विसेज हो, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीता तो महाराष्ट्र आंसर करना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृष्ठ तरंग है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सिस्मेटिक वेव्स आर सरफेस वेव्स? तो भाई एल तरंग, जिसे लव तरंग कहा जाता है, ये पृष्ठीय तरंग है। देखिए इनकी क्या खासियत होती है। देखिए आप जानते हैं कि भूकंप में 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी, एस और एल। तो पी को हम प्राइमरी मोड में प्राइमरी नाम दे देते हैं, एस को सेकेंडरी कह देते हैं, और एल को हम प्यार से लव तरंग कह देते हैं। ये एक आदमी का नाम था लव, है ना, इनके नाम पे रखा गया है। जहां पे मैंने आपको बता दिया है कि पी और एस जो है ये ऊपर की तरफ कंपन और नीचे की तरफ कंपन भी करते हैं, लेकिन जो एल तरंग है ये खाली नीचे की तरफ ही कंपन करते हैं। इनकी तरंग जो है, इनके वेव जो है ऊपर की तरफ झटका नहीं लगाता है, इसीलिए इसे पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं। हिंदी में भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। भूकंप मूल या फोकस किसे कहते हैं? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है और जहां से भूकंप की प्रथम झटका पृथ्वी पे महसूस होती है उसे हम ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं फिगर रख लिया हूं इसे समझाने के लिए। रिक्टर स्केल पे भूकंप को मापते हैं और किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेपाल में जो भूकंप आया था, अभी सीरिया में आया था, भाई ये प्राकृतिक घटना है। आपसे एसएससी इजी वे में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा जो है मैन मेड घटना है और कौन सा जो है नेचुरल घटना है। तो ये जो है कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं। जैसे मैन मेड जो आपका न्यूक्लियर विस्फोट है ये क्या है? मैन मेड घटना है। और जो बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है ना। तो ये सब जी कैटेगराइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो मैं चीज अभी बता रहा था, देखिए ये आपका जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, ये वाला जो आपका जो बीच में दिख रहा है डॉट, ये वाला जहां पे मैंने नीला बिंदु लगाया है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ये वाला पृथ्वी है और ये पृथ्वी का निचला भाग है, समझ लीजिए। तो ये से फोकस कहते हैं या फिर जो है भूकंप मूल कहते हैं। लेकिन यही तरंग जब ऊपर में उठ के आया है और सबसे पहले ये लाल वाले टोपी में जो है अटैक किया है, तो इसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं या फिर ईपी सेंटर कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक चीज और समझ लेना है। मान लीजिए ये अभी भूकंप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ये मान लीजिए कि अब ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। तो जब तक ये जो नीला वाला जो मैंने अभी ऐसे गोल चक्कर जिलेबी बनाया है, ये नीला वाला जब तक पृथ्वी के नीचे दबा रहेगा इसे मैग्मा कहा जाता है। और जैसे ही ये
क्रेटर के सहारे बाहर निकल जाती है, ये जमा हो जाती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, तो इसे ही हम लावा कहते हैं। तो है चीज एक के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी के नीचे रहेगा यही चीज जो लिक्विड फॉर्म में रहता है जनरली, तो ये मैग्मा होता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे ही लावा कहते हैं, जो जम के जो है आपका रॉक का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी के रिगार्ड में, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी की सहायक नदी नहीं है, है ना। आजकल सहायक नदी है ये कम पूछता है, कौन सा नहीं है ये ज्यादा पूछता है, और 3 वो दे देगा उनका होने वाला। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी की सहायक नदी नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो टोंस नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है भाई, यमुना की, है ना। यमुना की केन, बेतवा, टोंस ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है अपने आप में किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो आपका प्रयागराज में मिल जाती है। कावेरी की उत्पत्ति कहां से होती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होती है, और ये कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु राज्य में भी फ्लो होती है। कर्नाटक जो आपका कावेरी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एक कोड बता दिया है, स म गो क का, इस प्रकार से भले जैसा भी सुनने में लगे, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा, ये जो मेन 6-7 नदी है ये आपके बंगाल के खाड़ी में समाती है ना। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड पे फोकस कीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा लिखा रहे ना तब ये कावेरी मानिएगा, लेकिन खाली दक्षिणी गंगा लिखा रहे तो फिर आप जो है आप गोदावरी को मारिएगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा जो लिखा रहे तो खाली दक्षिणी गंगा दुइये बार में लिखा रहे, या फिर दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी आंसर होगा, लेकिन दक्षिण की गंगा स्ट्रेस डाल के लिखा हो तो कावेरी आंसर कीजिएगा, है ना। दोनों का अगर अर्थ निकाले तो लगभग सेम ही निकलता है, लेकिन जैसा एग्जाम में आएगा भाई वैसे ही आपको जो है ट्रीट करना है ना। इनके अलावा जो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है, कौन सा, कावेरी। अब आपने बताओगे कि सर आप तो उस दिन बताए थे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तीसरी तो महानदी है, तो भाई एकदम सही बताए थे जी, कोई गलती नहीं बताए थे। अगर आपसे इसी लैंग्वेज को घुमा के पूछे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भाई दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका गोदावरी कृष्णा के बाद तीसरा स्थान जो है कावेरी का आ जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी जो है भवानी है, काबनी है, हेमावती है, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो भैया ये जापान से लिया गया है। क्या लिया गया है जापान से भाई, कि प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से। इसके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका से जो वर्तमान में 6 है, और मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये रूस से जो वर्तमान में 11 है। इसे 1976 में ऐड किया गया था, लेकिन उस समय 10 प्रकार का। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, जो शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार भी बना। तो जो मौलिक अधिकार है ये 21 के ए में वर्णित है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो 51 के ए के 11वां जो है आपका पार्ट उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट यहाँ मैंने कह दिया, तो ये मत बोल देना भैया कि जो मौलिक कर्तव्य है ये पार्ट 11 में है, मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 के ए में है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जो है एक आर्टिकल 51 के ए में है, तो इसके भी अपने आप में 11 भाग है। जैसे 51 के ए का 1 है ना, 51 के ए का 2, इस प्रकार से 11वां में जो है शिक्षा से संबंधित है, जो लास्ट में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा 2002 में है ना। इसके अलावा डीपीएसपी और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, ये फैसिलिटी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 में है, जो जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। कौन से आर्टिकल है भाई, 368 है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को जो है मिलान करना है आपको सिंपली, है ना। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 ऑफ द फ्लोइंग, है ना। तो असहयोग आंदोलन मैं सीधे सीधे लिखा हूं क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाता हूं भाई। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, और चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। होम रूल लीग 1916, एनी बेसेंट और तिलक जो है इनमें शरीक रहे, है ना। इनके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, लंदन में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो सेकंड वाले में। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 में। क्यों आया था भाई, संवैधानिक ढांचा को तैयार और संवैधानिक बात पे, व्यवस्था पे बात करने हेतु। ठीक है, इनके अलावा
असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में चौरा-चौरी हत्याकांड के हुआ था, ये मैं बता दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, द्वितीय गोलमेज 31 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, मौखिक रूप से बता दिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एकमात्र बार बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन भी किए थे गांधी जी 1924 में। गांधी जी के कुछ अन्य आंदोलन मैंने आपको गांधी राह से दर्शन तो करा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा दूं, है ना। महात्मा गांधी से जुड़ी प्रमुख घटना जो है फिनिक्स फार्म है, टॉलस्टॉय फार्म है, इंडियन नेटाल कांग्रेस है, ये भारत की बाहर की बात है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला आंदोलन 1917 में, 1915 में लौटे थे भाई, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1917 में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में तीनकठिया पद्धति के खिलाफ। उसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में, खेरा सत्याग्रह 1918 में, डांडी मार्च 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और 1948 में गांधी जी की मृत्यु, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये गांधी जी के कुछ क्रियाकलाप हैं। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को चेम्सफोर्ड के समय, अमृतसर में जालियांवाला बाग है, वहां पे जब हत्याकांड हुई, जो इतिहास में एक काला दिन है भारत के लिए, तो इस हत्याकांड से विक्षुब्ध होकर गांधी जी जो है अपना केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज को लौटा दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। तो दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 सदस्य थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन थे भाई? स्टोपर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबीजे अलेक्जेंडर। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, तीनों का नाम स्पष्ट। एक पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928 में। इन्हीं का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को जो है लाठी चार्ज में चोट लग गई थी, जिनके बाद में जो है इन्हीं चोट के कारण अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन को गोरों का कमीशन कहा जाता है, क्योंकि एक में जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन बना कब था, तो आप बताएंगे 1927, ये भी क्लू है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भरत मुनि द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है? देखिए, जो नाट्य शास्त्र किताब है ये किससे संबंधित है? व्हाट इज द मेन बुक नाट्य शास्त्र कंपोज्ड बाय भरत मुनि रिलेटेड टू? तो आप सीधे सीधे नृत्य मत बता देना, दिक्कत हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे नृत्य बता दीजिएगा ना तो दिक्कतें हो जाएगा, है ना। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ये बताता है कि हमारे जो वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी देता है। क्या? वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि होता तो ये नृत्य में ही वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जनरली, लेकिन आप डायरेक्ट नृत्य अगर ऑप्शन में है तो उसे न टिक करके वाद्य यंत्र वाला टिक करोगे तो ज्यादा सही आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई मिश्रित कृषि क्या होता है, मिश्रित कृषि क्या होता है, एक ऑप्शन आपको ये भी दिया गया रहता है कि जैसे गेहूं के साथ, है ना, सरसों का खेती कर लेना, और होता भी है ना, गेहूं में सरसों जो बाग कर देते हैं लोग। लेकिन आपको इसको जो है आंसर नहीं मारना है। अगर ऑप्शन में दिया गया है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन अगर साथ में दिया है तो ये वाला आंसर कीजिएगा। तो डिपेंड करता है कभी कभी ऑप्शनों पे कि कौन सा आंसर टिक करे भाई, है ना। तो ये भी डिपेंड करिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके अलावा चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र का किताब है ये कानून व्यवस्था और राजनीति से संबंधित किताब है, ठीक है। या तो ऑप्शन में ये दोनों रहेगा या फिर दोनों में से कोई एक को लिखा रहेगा, ठीक है। इनके अलावा मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका जो है ये मौर्य वंश के जानकारी देती है। तो ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं के दरबार में आए थे, तो जिसका खाएगा उसी का गाएगा। इसके अलावा सबसे प्रमाणिक पुराण कौन से भाई? मत्स्य पुराण। और पुराण कितने हैं अपने आप में? 18 हैं। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, और पुराण जो है 18 है। तो इस 18 पुराण में सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है, जो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। सातवाहन वंश के शासक के लास्ट में जो है माता का नाम जरूर लिखा रहता है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। तो इसी प्रकार से जो है, क्योंकि ये जो है मातृ प्रधान जो है माना गया था, अपने माता का नाम का यूज करता था। और शीशे का सिक्का जो है इनका जो है मेन फोकस रहा था, मतलब विशेष आकर्षण रहा था इनके, मतलब चलाए थे शीशे का सिक्का। इनके अलावा भाई गिरेगा तो फूटे जाएगा भाई। इनके अलावा मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच द स्टार्च बिगिन इन ह्यूमंस? तो भाई मुंह गुहिका से जो है स्टार्च की पाचन शुरू हो जाती है ना। प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होता है। आप जानते हैं कि पेप्सिन में जो पेट में जो है एंजाइम निकलता है पेप्सिन और रेनिन, तो वहीं से जो है प्रोटीन को विखंडन कर देता है पेप्टाइड्स में, और प्रोटीन पे पाचन स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूर्णतः पच जाती है, पूर्णतः पचना और पचने में स्टार्ट होना दोनों में फर्क है ना। आप पढ़ाई तैयारी करना और नौकरी लेना दोनों में फर्क है ना भाई। तो उसी प्रकार से जो प्रोटीन पे स्टार्ट होता है ना वो पेट में होता है पेप्सिन एंजाइम के मिलने से, और रेनिन जो एंजाइम है वो दूध से आए हुए प्रोटीन को पचाने पे काम फोकस करता है, लेकिन पूर्णतः नहीं पचता है। उसी प्रकार से जो खाना है उसमें जो मांड स्टार्च होता है ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है पचना, क्योंकि लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कहाँ गया? इधर है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन पे काम स्टार्ट कर देता है। भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ पचता है, या फिर इसके दूसरे लैंग्वेज में कहे कि मानव के पेट में
भोजन सबसे अधिक समय तक किस अंग मतलब किस पार्ट में रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। पेट में कौन सी अम्ल निकलती है भाई, HCl अम्ल निकलती है, जो जीवाणु जो चला जाता है भोजन के माध्यम से हमारे पेट में उसे नष्ट करता है और साथ ही साथ भोजन को अम्लीय मोड में ले जाता है। इनके अलावा अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर। एक तो कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो भाई कॉनकेव में जो है आभासी और वास्तविक दोनों बनेंगे, ठीक है। जो अवतल दर्पण है ना, इनमें आपका आभासी यानी काल्पनिक भी बनते हैं और रियल इमेज भी बनते हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अवतल दर्पण को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं और उत्तल दर्पण को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली काल्पनिके बनते हैं, इसमें जो है हर बार तो रियल इमेज बनता है, इस साइड जितने भी बनेंगे सब रियल, और एक बार स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे बनता है जो काल्पनिक इमेज बन जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था अभी कुछ ही दिन पहले कि भाई किस प्रकार के प्रतिबिंब को जो है पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। मानव नेत्र पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग कमेंट कर देंगे तो बड़ी जो है आपका ये होगा। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 कर लीजिएगा, जनवरी 2023 का खिताब किसने दिया है ना। तो हु आर द गिवन द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ 4 जनवरी 2023 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 का तो नहीं पूछेगा। तो शुभमन गिल को जो है 2023 जनवरी महीने के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया था जेंट्स के अंदर। वही महिला के अंदर जो है ये ग्रेस स्क्रीवेंस को चुना गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, चूंकि शुभमन गिल का जो है IPL में ऑरेंज कप है, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है ना, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे रखा है। सिंकफील्ड कप का संबंध किससे है भाई, सिंकफील्ड कप का। अच्छा, IPL के बारे में आपको पूरा जानकारी दे चुका हूँ ना भाई, नहीं दिया हूँ तो सुन लो थोड़ा। IPL के वर्तमान होल्डर CSK, उप विजेता कौन है, GT, है ना। ऑरेंज कैप कहाँ है, शुभमन गिल के पास, है ना। पर्पल कैप कहाँ है, शमी के पास, है ना। स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे, टाटा। इसके अलावा IPL में और क्या नया रिकॉर्ड बना, कुछ बना क्या, हाँ, सबसे अधिक रन बनाने वाला बिरटू विराट, सबसे अधिक विकेट लेने वाला युजवेंद्र चहल, है ना। तो ये सब बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखें। सबसे ज्यादा छक्का जो है क्रिस गेल, सबसे कम मैच में 6000 रन पूरा करने वाला डेविड वार्नर। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, IPL के बारे में बताता। इसके अलावा IPL में जो आपका यूनिकॉर्न टीम बना है, CSK बना है, सबसे अधिक अमीर टीम है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शतरंज से है भाई ये आपका स्कोफील्ड कप, है ना, शतरंज से है। क्रिकेट से कुछ कप देख लेते हैं जो बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे मैं कुछ और बताऊंगा। ICC विश्व कप होता है जो इस बार 2023 का जो है आपका इंडिया में होगा, ये तो आप भी जानते हैं। इनके अलावा महिला वाला मैंने आगामी उससे भी आगामी बता दिया कि 24 वाला बांग्लादेश में और 26 वाला इंग्लैंड में होगा। रणजी ट्रॉफी ये कैसा फॉर्मेट है, तो आप बताइएगा कि टेस्ट के जैसा फॉर्मेट है, लंबा खेल चलता है। इनके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये 50-50 फॉर्मेट है और सैयद मुश्ताक वाला जो है ये T20 फॉर्मेट है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है एक, है ना, और अभी कौन जीते हैं, मैंने परसों ही बात किया था, जो सेकेंड एडिशन था, है ना। इनके अलावा फुटबॉल डूरंड कप, फीफा वर्ल्ड कप, है ना, FA कप, यूरो कप, यूफा चैंपियंस लीग, संतोष ट्रॉफी, EFL कप, ये सभी के सभी जो हैं फुटबॉल से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन में आ जाते हैं, उबेर कप है जो महिला खेलती है, थॉमस कप है जो पुरुष खेलती है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होता है, तो ये बैडमिंटन की है कुछ कप। टेबल टेनिस का 2 याद रखना है, कार्बिलोन और स्वेथलिंग कप, है ना। इनके अलावा शतरंज का नायडू ट्रॉफी, लिम्बा ट्रॉफी, ये सब शतरंज के हैं। सिंकफील्ड भी शतरंज के है, और इस बार का जो सिंकफील्ड जीता है 2022 वाला, ये अलीरेजा फिरोजा ने जीता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शतरंज में कितने घर होते हैं, कितने कलर होते हैं बता दिए। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, लेडीज में S विजया लक्ष्मी, ये सब बता ही चुके हैं। इनके अलावा 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। उस्ताद अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस घराने के जाने माने तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा इज वेल नोन तबला प्लेयर ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग घराना, तो ये भाई पंजाब के हैं। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये किराना घराना से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी जो है ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। और जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया। 6 कैरेक्टर में एक जाकिर हुसैन साहब भी हैं, एक मुलायम सिंह साहब भी हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, व्हिच ऑफ द 8 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया के हिसाब से जो है 8वां सबसे बड़ा देश जो है आपका अर्जेंटीना हो जाएगा जी, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि हमारा देश 7वां सबसे बड़ा है, तो भाई आगामी मुझे याद कर लेना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इससे जो 7 बड़े देश हैं क्रम वाइज सजा हुआ है, रूस सबसे बड़ा, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा USA का, 5वां अमेरिका का, 6
छठा ब्राजील का, सातवां ऑस्ट्रेलिया का, माफ़ कीजिएगा, छठा ऑस्ट्रेलिया का, सातवां भारत का और आठवां जो है अर्जेंटीना का। कहाँ छूट गया भाई, एक ज़्यादा कौन सा हो गया, देखिए जरा। रूस कनाडा 2, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6, भारत 6, अर्जेंटीना भारत 7, अर्जेंटीना 8। एकदम सही है भाई, एकदम सही सजाया गया है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, इसी प्रकार से क्रम है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए रूस की मैं क्या ही बात करूं, ये जो चीन है ना, ये चीन ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। और भारत के पास कुल भूभाग का कितना है भाई, 2.4% ही मतलब क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 17 से 19% के बीच जनसंख्या जो है यहीं पे निवास करते हैं। ये तो पिछला डाटा था, अब तो और बढ़ गया होगा। इनके अलावा जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, हु वाज द सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देखिए पहला और अंतिम सब याद रखता है, आपको दूसरा और 23वां भी याद रखना है जैन धर्म को, क्योंकि आप सबसे अलग हो भाई, है ना। तो भाई आदिनाथ प्रथम है, आदिनाथ है ना, इसे ऋषभ देव भी कहा जाता है, ऋषभ देव भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसके अलावा दूसरा तीर्थंकर हो गया आपका अजीतनाथ, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ऊपर से 2 ध्यान रखना है और नीचे से 2 ध्यान रखना है। नीचे से 2 कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे लास्ट तो भगवान महावीर, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो भगवान महावीर मारिएगा, ऋषभ देव या आदिनाथ नहीं मारिएगा, ठीक है। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक पर्यूषण त्यौहार होता है जैन धर्म का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पर्यूषण त्यौहार होता है। इसके अलावा जैन धर्म से 2 शब्द जरूर याद रखेंगे, एक तो अनेकांतवाद और एक आपका स्यादवाद, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 2 टर्म हैं। इनके अलावा जैन धर्म के 2 समुदाय भी हो गए थे, दिगंबर और श्वेतंबर, तो इनको भी ध्यान रखना है। जैन धर्म के 2 बैठक भी हुई थी, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। इनके अलावा पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी में हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख नृत्य हुतरी है। हुतरी इज अ मेजर डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो भैया ये कर्नाटक के डांस है हुतरी, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हुटरी भी लिखते हैं, कहीं कहीं हुटरी और कहीं कहीं हुतरी लिख देते हैं, तो दोनों बात में ध्यान ही रखिएगा। इसी प्रकार से हुटरी या हुतरी ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक का अन्य नृत्य में सुग्गी है, करगा है, भूतकोला है, यक्षगान है, ये सभी के सभी कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। कलबेलिया, कठपुतली, घूमर, पनिहारी, गणगौर ये सभी राजस्थान से संबंधित है। सुआ, कर्मा, सैला, पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, कर्मा ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए जो आपका कर्मा है ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी थोड़ी बहुत हो जाती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी एक आपसे पूछा गया था कि सिरपुर महोत्सव कहाँ होता है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में भी होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपकी इनकी PDF चाहिए ये सभी क्लासेस की जो आपकी 57 होने वाली है, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आज आपको 31 PDF प्रोवाइड कराया जाएगा इन्हीं क्लास का। इसके अलावा आपको CGL में जो एग्जाम हुआ उनका PDF मिलेगा, तो ये सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। तो कल से आप मिलिएगा हमें CHSL के एनालिसिस वाली वीडियो में, है ना, प्रथम शिफ्ट से, जिनको भी एग्जाम देना है, क्योंकि एनालिसिस में मैं आधा प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूंगा कि आने वाले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो एकदम फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और ये PDF की बात अधूरा रह गई, नीचे लिंक दिया गया होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा। आप व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई मैसेज कीजिएगा आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।